Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Ritu Agarwal and in today's video we are going to discuss a very beautiful story, The Management of Grief by Bharti Mukherjee. So, before we get into the story and start our discussion, I would love to tell you that ये स्टोरी का पूरा डिस्कशन हम हिंदी में करेंगे. सो आप सबके लिए कहानी के इमोशंस को समझना ईजी हो जाएगा. सो पहले हम डिस्कस करते हैं स्टोरी की राइटर भारती मुखर्जी के बारे में. भारती मुखर्जी पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर की एक एक्सट्रीमली मेजर राइटर रही हैं जिन्होंने इमिग्रेंट एक्सपीरियंस और कल्चरल आइडेंटिटी के फील्ड में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है. उनका सबसे बड़ा अचीवमेंट ये है कि उन्हें अपने ब्रिलियंट स्टोरी टेलिंग के लिए अमेरिका का सबसे प्रेस्टिजियस अवार्ड नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड मिला था, जो उन्हें उनके फेमस शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन द मिडल मैन एंड अदर स्टोरीज़ के लिए मिला था. उनकी राइटिंग की सबसे बड़ी क्वालिटी ये थी कि वो बाकी राइटर्स की तरह पुराने देश के लिए सिर्फ नॉस्टैल्जिया में जीने के खिलाफ थी. उनका मानना था कि नए कल्चर में एसिमिलेट होना भले ही पेनफुल होता है, पर ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस है जो इंसान को बिल्कुल बदल देता है. उन्होंने हमेशा वेस्टर्न इंस्टीट्यूशनलिज्म के ठंडे रूल्स और ईस्टर्न स्पिरिचुअलिटी के बीच के शार्प क्लैश को दिखाया है और साउथ इंडियन डायस्पोरा को एक पावरफुल वॉइस देते हुए पूरा फोकस री इन्वेंशन ऑफ सेल्फ पर शिफ्ट किया है. दैट्स ऑल अबाउट द राइटर. नाउ लेट्स स्टार्ट विद अ स्टोरी. कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे घर से जहाँ गहरा साइलेंस होना चाहिए था, पर वहाँ लोगों का एक क्योज और कमोशन मचा हुआ है. हमारी प्रोटैगनिस्ट शैला भावे अपने किचन में बैठी है जहाँ चाय बन रही है और लोग लगातार आ जा रहे हैं, पर शैला को अंदर से कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है. उसके हस्बैंड विक्रम और उसके दो बेटे एक ट्रैजिक प्लेन क्रैश में मारे गए हैं, लेकिन शैला एकदम नम है और डिटैच्ड हो चुकी है. ना तो वो रो रही है और ना ही अपना ग्रीफ एक्सप्रेस कर पा रही है. वहीं उसकी नेबर और दोस्त कुसुम है जिसने इस हादसे में अपने बेटी और पति को खोया है, पर कुसुम का दुख दिखाने का तरीका एकदम ओपोजिट है. वो वायलेंटली रो रही है, भगवान को ब्लेम कर रही है और फिर शांत हो जाती है. शैला को लगता है कि शायद वो खुद मेंटली अनस्टेबल हो रही है, क्योंकि इस डिवास्टेटिंग सिचुएशन में भी वो इतनी कंपोज्ड और काम कैसे रह सकती है. इस इमोशनल ब्रेकडाउन के बीच कहानी में जूडिथ टेम्पलेटॉन की एंट्री होती है, जो एक कनेडियन सोशल वर्कर है. जूडिथ यहाँ शैला को एक मॉडल ऑफ कॉपिंग समझती है कि देखो ये कितनी ब्रेव है, और शैला को गवर्नमेंट फॉर्म्स का एक बंडल पकड़ा देती है. जूडिथ चाहती है कि शैला उन दूसरे इंडियन इमिग्रेंट्स की मदद करे जो इंग्लिश नहीं समझ सकते और ये ऑफिशियल पेपर वर्क पूरा नहीं कर पा रहे हैं. पर शैला के लिए वो फॉर्म्स सिर्फ मेयर पेपर नहीं है, बल्कि उस हंसते खेलते परिवार की मौत का एक कोल्ड कैलकुलेशन है. उसे जूडिथ की बातों पर तब बहुत गुस्सा आता है. जूडिथ कहती है कि दुख को मैनेज करना चाहिए, जैसे दुख कोई नेचुरल इमोशन नहीं बल्कि ऑफिस का काम हो जिसे रूल्स के मुताबिक ख़त्म किया जा सकता है. इस साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट के बीच कहानी का रुख मुड़ता है आयरलैंड की तरफ, जहां शैला और बाकी ग्रीफिंग फैमिली मेम्बर्स उस ओशन के किनारे पहुंचते हैं जहां प्लेन क्रैश हुआ था. वो मंजर एकदम हार्ट ब्रेकिंग और ओवरवेलमिंग है. एक तरफ वास्ट ब्लू ओशन है और दूसरी तरफ किनारे पर बिखरा हुआ सबका दुख. शैला वहाँ पानी में फ्लोटिंग फ्लावर्स और अपने हस्बैंड की फेवरेट चीज़ें बहाती है, और इसी ट्रांसफॉर्मेटिव मूवमेंट पर उसे एक सुपरनैचुरल एहसास होता है, जैसे वहाँ हवा में उसके हस्बैंड विक्रम की वॉइस हो. उसे उसे अपने हस्बैंड की स्पिरिट विजुअलाइज होती है जो कहती है, बी ब्रेव, मूव ऑन. ये वो टर्निंग पॉइंट है जहां शैला को लगता है कि उसके हस्बैंड का स्पिरिचुअल सपोर्ट अभी भी उसके साथ है, और यही वैलिडेशन और स्ट्रेंथ लेकर वो वहां से सीधा कनाडा वापस लौटने के बजाय इंडिया निकल जाती है. उसे लगता है कि शायद अपने होमलैंड की मिट्टी में अपने रिलेटिव्स के बीच उसे इमोशनल हीलिंग मिलेगी और वो इस ट्रॉमा से बाहर आ पाएगी. लेकिन इंडिया पहुंचते ही कहानी में एक नया और डिफ़िकल्ट ट्रांजिशन आता है. शैला को जल्दी ही रियलाइज़ हो जाता है कि वो जिस कंफर्टिंग इंडिया को ढूंढने आई थी वो अब पूरी तरह चेंज हो चुका है. वहाँ के लोग और सोसाइटी उसे सिर्फ एक हेल्पलेस विडो की नज़र से देखते हैं,
और हर कोई उसे बार बार ये रियलाइज़ कराता है कि उसकी लाइफ अब ऑफिशियली ख़त्म हो चुकी है। शैला को उस ट्रेडिशनल एनवायरनमेंट में एक सफोकेशन फील होने लगता है। उसे समझ आता है कि इंडिया में रहकर वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि वहाँ दुख को सिर्फ पैसिव तरीके से सहा जाता है, उसे एक्टिव होकर लड़ा नहीं जाता। उसे एक गहरा आइडेंटिटी क्राइस महसूस होता है कि वो अब ना तो पूरी तरह इंडियन रही और ना ही कैनेडियन सोसाइटी का पार्ट बन पा रही है। और इसी रियलाइजेशन के बाद वो वापस कनाडा लौटने का फाइनल डिसीजन लेती है। जब वो कनाडा वापस आती है तो वो सबसे पहले अपने उस पुराने घर को परमानेंटली छोड़ देती है, क्योंकि वहाँ की दीवारें उसे लगातार उस ट्रेजेडी की याद दिलाती थी। वो एक नया अपार्टमेंट लेती है और इंडिपेंडेंटली रहना शुरू कर देती है। लास्ट में वो एक पार्क में अकेली बैठी होती है और उसके पास वही जूडिथ वाले गवर्नमेंट फॉर्म्स और उसके परिवार की कुछ ओल्ड फोटोग्राफ्स होती है। अचानक हवा में उसे अपने बच्चों की लाफिंग वॉइसेस और उनकी पुकार सुनाई देती है, पर इस बार वो वॉइसेस उसे कोई दर्द नहीं देती, बल्कि एक अल्टीमेट लिबरेशन और फ्रीडम का एहसास कराती है। शैला पूरी तरह समझ जाती है ग्रीफ कोई ऐसी चीज़ नहीं जो वेस्टर्न इंस्टीट्यूशनलिज्म के बताए रास्ते पर चलकर मैकेनिकल तरीके से मैनेज किया जाए, बल्कि यह तो एक पर्सनल जर्नी है जिसे हर इंसान को अपने तरीके से तय करना होता है। वो उन तस्वीरों को और उन फॉर्म्स को वहीं बेंच पर छोड़ कर उठती है, उन्हें अपने पास्ट का हिस्सा बनाती है और एक नए फ्यूचर की तरफ अपना कदम बढ़ा देती है। सो दैट्स ऑल, यही थी हमारी स्टोरी। आई होप आप सबको समझ आई हो। एंड फिर भी कोई डाउट्स अगर आपके रह जाते हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। बाय बाय।